हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि लगभग मैंने 16 वीडियो बना दिए हैं फर्स्ट पेपर पर और उम्मीद है कि आपने सभी देख लिए होंगे। लेकिन मुझे एक टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण जो लग रहा था, संविधान वाला, क्योंकि आपके भारत के संविधान से फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 22 क्वेश्चन आपके 70 में से लगभग 22 क्वेश्चन आपके संविधान से ही आते हैं। यानी कि लगभग 30 से 40% जो कवर करता है आपका संविधान करता है। और भारत का संविधान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, मिलान वाले। तो इसमें अधिकांश क्वेश्चन गलत होते हैं। मैंने यहाँ पर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संघीय शासन व्यवस्था, संविधान का निर्माण, विशेषताएं, सब कुछ लेने की कोशिश की है ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे और 2 ही अध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष थे कृष्णाचारी और दूसरे उपाध्यक्ष थे मुखर्जी। मुखर्जी का पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसकी तरह संविधान सभा में 2 अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद और जीवी मावलकर। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे और जीवी मावलकर जब तक संसद का गठन नहीं हो गया था तब तक संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य करती थी। और संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे और ये भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी समितियाँ, तो आपने लगभग सब पढ़ ली होगी, लेकिन मैं आपको याद कर देता हूँ। जैसे राष्ट्रपति में राष्ट्र आ रहा है और राष्ट्र ध्वज में भी राष्ट्र आ रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति भी थे। इसी तरह वर्दाचारी नागरिकता पर तदर समिति और न्यायालय के लिए तदर समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। नाव न से नागरिकता, व से वर्दाचारी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह आपके कथन में आता है कि 1935 के अधिनियम आपके दिया हुआ है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में पूछा जाता है कि इस अधिनियम के अनुसार, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार का क्या जो क्षेत्र था या फिर मताधिकार किस प्रकार दिया गया था। तो आपको बता दें कि इस अधिनियम में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, केवल सीमित मताधिकार था और सीमित मताधिकार भी केवल 3 आधारों पर था। ये आपको कथन में ध्यान रखना है। कौन कौन सा था? कर, शिक्षा और संपत्ति। यानी कि कर और शिक्षा और संपत्ति के आधार पर 1935 में ये प्रावधान किया गया कि जो आगामी जो विधानसभाओं, केंद्रीय विधानसभाओं के लिए जो चुनाव होंगे वो 3 आधारों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति ही वोट दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह संविधान के निर्माण से संबंधित जो आपको कथन ध्यान रखने हैं कौन कौन से, कि संविधान में अब तक यानी कि वर्तमान समय तक लगभग संविधान में 20 अनुच्छेद तो समाप्त कर दिए गए हैं और लगभग 90 अनुच्छेद जोड़े गए हैं संविधान में। यानी कि अब तक 90 अनुच्छेद छोड़े गए हैं। आपको पता है कि 395 टोटल कुल अनुच्छेद है, लेकिन इसके भाग विभाग करके बहुत से अनुच्छेद हो जाते हैं। इसी तरह संविधान में 4 भाग जोड़े गए। कौन कौन से? 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। इस तरह से 4 भाग जोड़े गए हैं। इसी तरह 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है संविधान में। पहले 8 ही अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में भी आपके कथन आते हैं। उन कथनों को भी आपको ध्यान रखना है। कैसे? प्रस्तावना को पालकी वाला ने संविधान के परिचय पत्र कहा है। यानी कि किसी व्यक्ति ने इस प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है तो किसने कहा है? पालकी वाला ने। पालकी वाला में आगे प है, प्रस्तावना में आगे प है और परिचय पत्र में आगे क्या है? प। इसी तरह कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। तो कृष्ण और सुदामा, कृष्ण से कृष्ण स्वामी और सुदामा से सपनों, यानी कि स से सपनों, यानी कि कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। इसी तरह बात करें एकीकरण की बात करें, जब भारत की रियासतों का एकीकरण हो रहा था तब भारत की रियासतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। इसमें क, ख, ग और घ। तो इसमें बात करें तो क में तो भारत के जो प्रांत थे वो शामिल थे और इसमें ख में जो भारत की जो देसी रियासतें थी, यानी कि जो देसी रियासत के शासक थे वो इसमें शामिल थे। जैसे राजपूताना क में शामिल था, यानी कि राजस्थान की जो 19 रियासतें थी वो क में शामिल थी और केंद्र शासित प्रदेश ग में शामिल था। राजस्थान का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर ग में शामिल था और घ में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही शामिल था। इस तरह से आपकी 4 श्रेणियां थी। मूल अधिकार की बात करें
तो संविधान में कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल रूप से बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में जो 6 अधिकार है, उन 6 अधिकारों में अनेक अनुच्छेद है। तो उन अनुच्छेदों में आपको कतई ध्यान रखना है कि केवल बात करें 15, 16, 19, 29, 30, ये अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मैं विस्तार में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको सब पढ़ रखा है। मुझे लग रहा है जो आपको पढ़ाना है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने पास सब गाइड है, बुक है। आपको इन चीज़ों के जो मैं बताऊंगा वो एक्स्ट्रा वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे विचार से आपको इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से देखना है। इसी तरह मूल अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19, यानी कि आपको पता है कि मूल अधिकार को आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है, लेकिन आपको एक कथन ध्यान रखना है। कौन सा? कि अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं, वो 6 मूल अधिकारों को आपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है। यानी कि जब विदेशी आक्रमण हो तब स्थगित किया जा सकता है। आपको पता है कि अनुच्छेद 352 जो आपातकाल से संबंधित है, वो केवल 3 ही परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। नंबर 1 तो युद्ध हो, या फिर कोई विदेशी आक्रमण हो, या फिर देश में ही अंदर सशस्त्र विद्रोह हो, यानी कि आंतरिक अशांति हो। तो आपको इस पे एक बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार है, वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। केवल युद्ध और विदेशी आक्रमण पर स्थगित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है। इसी तरह नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इनमें नीति निर्देशक तत्व अलग अलग तरह के हैं। कोई गांधीवादी है, कोई समाजवादी है, ये सब आपको पता है। लेकिन मैं आपको रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपके अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आपके 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का फायदा आपके हो जाए। इसी तरह नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन से? 39A, 39, 43A और 48A, 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 39A का संबंध है बच्चों के स्वास्थ्य से, 39 का संबंध है कानूनी सहायता से, और 43A का संबंध है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से, और 48A का संबंध है पर्यावरण और वन्य जीवों से। ये 4 नए तत्व जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक नया तत्व जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 38वां, यानी कि अवसरों की असमानता का अंत। यानी कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसी भी जाति वर्ग के आधार पर किसी भी अवसरों की असमानता नहीं की जाएगी, इसके आधार पर जोड़ा गया। इसी तरह 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, उसका नाम था 43B। 43B को यानी कि इसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समितियां एक मूल अधिकार भी है। अगर आप कह जाए कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो सहकारी समितियों को गठित करने का भी एक मूल अधिकार बना दिया गया है। यानी कि सहकारी समितियों को गठन करने का मूल अधिकार 19 अनुच्छेद में रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है, कौन से संशोधन द्वारा? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी तरह मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य आपको पता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में मूल कर्तव्यों को रूस के यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, उसकी प्रेरणा से मूल कर्तव्य जुड़े गए। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति ने अनेक सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इनकी स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें दी थी उनमें से केवल एक ही सिफारिश को स्वीकार किया गया, जिसे अनेक थी। जैसे मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ हो, यानी कि संविधान का एक अलग पाठ हो, संविधान में ना हो। इसी तरह मूल कर्तव्यों में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, और इसी तरह इन मूल कर्तव्यों को जो पालन नहीं करे उसके लिए संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, केवल 8 मूल कर्तव्यों में से एक ही मूल कर्तव्य स्वीकार किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके पिछली बार संघीय शासन व्यवस्था से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार्य आयोग आपके 2016, 2018 दो बार आपकी सरकार्य आयोग का आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि निम्न में से सरकार्य आयोग का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, और सरकार्य आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। देखो, आपके संघीय शासन व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इसी तरह आपके राज्य मन्नार समिति आयोग जो संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित थी, जिसका गठन किया गया 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसी तरह सरकार्य आयोग का गठन किया गया
1983 में और इसने अपना प्रतिवेदन दिया था 1987 में। इसमें 3 सदस्य थे, शिवारमन, ए आर सेन, ये 3 सदस्य थे। अब आप देखोगे सरकार्य आयोग में तीनों में स है, सरकार्य आयोग में स है, शिवारमन में भी स है और ए आर सेन में भी स है, यानी कि 3 सदस्य थे। और इसकी बात करें तो अगली बार एक पूछ सकता है कि सरकार्य आयोग ने कितनी सिफारिशें दी थी। तो बात करें सरकार्य आयोग ने 246 से, यानी कि 246 सिफारिश दी थी और सरकार ने अभी तक उसकी सिफारिशों में से 180 सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसी तरह बात करें मदन मोहन पुंची, यानी कि पुंची आयोग का संबंध किससे है, यह आपके क्रम पूछ सकता है कि निम्न आयोगों को क्रम से जमाइए। तो आपको क्रम से जमाना है, पहले कौन सा, राजमनार आयोग, फिर सरकार्य आयोग, फिर मदन मोहन पुंची आयोग। पुंची आयोग अंतिम आयोग है अभी तक, इसके बाद में कोई आयोग गठित नहीं किया गया। इस आयोग की स्थापना 2007 में की गई और ये आयोग 5 सदस्य था। तो 5 सदस्य था, इसमें जो व्यक्ति थे माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार और विजय शंकर, ये 4 सदस्य ये और एक अध्यक्ष, इस तरह से 5 सदस्य थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी जो संविधान के हैं जो आपके मॉडल पेपर है उनको लाने की कोशिश करूंगा, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो ज्ञान है या आपकी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ या जो आपको लगता है वो दूसरे बच्चों को भी पूछ सके। और जो आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा। तो इस तरह से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। मुख्य रूप से विस्तार से तो नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।